हेलो बच्चों, आज हम आपके सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और सिंपल चैप्टर है। और लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप में से किसी को भी इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस दे देना। मैं आपको ये नोट्स जल्द से जल्द भेज दूँगा। अगर हम इस ग्लोब को देखें तो हम देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे देश हैं और हर जगह पे एक अलग डाइवर्स टाइप की पॉपुलेशन रह रही होती है, जिनकी अपनी एक लैंग्वेज, कल्चर, ड्रेस, रिलीजन सब डिफरेंट होते हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इस वक्त चाइना के बाद दूसरे नंबर की पॉपुलेशन इंडिया की ही है। तो इतने बड़े देश को चलाने के लिए हम सिर्फ एक जगह बैठकर पूरे कंट्री को नहीं चला सकते या उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके लिए सेंट्रल में सरकार होने के बावजूद भी हमें हर स्टेट में और हर लोकल लेवल में कुछ गवर्निंग बॉडीज़ चाहिए होती हैं। और इसी सिस्टम को अगर हम सिंपल वे में कहें तो हम फेडरलिज्म का नाम दें। सो एक्चुअली फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। यानी कि फेडरलिज्म सरकार की वो व्यवस्था है जिसमें पावर सेंट्रल अथॉरिटी और बहुत सी छोटी इकाइयों के बीच में डिवाइड की जाती है। हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि बेल्जियम और श्रीलंका का किस तरह का केस था। बेल्जियम एक यूनिटरी गवर्नमेंट से फेडरल गवर्नमेंट में बदल गया, लेकिन श्रीलंका ने वही रुख अपनाया और अपनी यूनिटरी गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट के हाथ में सारी पावर्स रखी। यूजुअली एक फेडरेशन के अंदर कम से कम 2 लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के अंदर। एक गवर्नमेंट जो होती है दैट इज़ फॉर एंटायर कंट्री, और वो रिस्पॉन्सिबल है कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स के जो कि कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के हो। दूसरी सरकारें वो प्रोविंशियल या स्टेट लेवल की होती हैं जिनका काम होता है कि वो रोज़ाना के काम को या प्रशासन को देखें। और मज़े की बात यह है कि दोनों गवर्नमेंट्स के पास अपनी अपनी इंडिपेंडेंट अलग अलग पावर होती है। अब देखते हैं हम यूनिटरी गवर्नमेंट के क्या कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहला जो दिया हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट्स आर आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाबदेही होती है। वो किसी भी काम को जब करते हैं तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है कि ये इस तरह से क्यों किया। सेकंड है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। अब क्योंकि सेंट्रल की पावर ज़्यादा होती है, इसलिए वो कभी भी स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दे के कह सकती हैं कि आप ये काम करिए। जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि इस तरह की सरकार में सिर्फ एक लेवल होता है और बाकी सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के ही अधीन होते हैं। इस केस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन वही पावर एक्सरसाइज कर सकता है जो कि शक्तियां सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको डेलीगेट की हैं। उसके अलावा वो अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकते और ये इनकी पावर्स कभी बढ़ाई भी जा सकती हैं या कभी कम भी की जा सकती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इनके एग्जाम्पल्स हैं फ्रांस, चाइना और जापान। अब हम पढ़ते हैं कुछ फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। सबसे पहले तो इसमें यह है कि 2 या 2 से ज़्यादा लेवल्स होते हैं सरकार के। और दूसरा ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी काम के लिए स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्टली आर्डर नहीं दे सकती और स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी कुछ पावर्स होती हैं जिसके कारण वो सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल नहीं है बहुत सारे मैटर्स के अंदर। इसके एग्जांपल्स हैं इंडिया, कनाडा और जर्मनी। अब डिफरेंट लेवल्स या डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट वो सेम सिटीजन्स को गवर्न करती हैं अपनी कुछ ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर। कुछ जैसे स्पेसिफिक मैटर्स जैसे कि लेजिस्लेशन, टैक्सेशन या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। जैसे सपोज कोई अगर आदमी केरला के अंदर रह रहा है तो केरला गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट दोनों ही उसको गवर्न कर रही है। अगर हम इस वर्ल्ड के मैप को देखें तो इसमें ये दिखाया है कि आउट ऑफ 193 कंट्रीज सिर्फ 25 ही फेडरल नेशंस हैं। ये जो ये रेड में मार्क किए गए हैं ये सारे फेडरल नेशंस हैं और इनमें अप्रॉक्सीमेटली 40% वर्ल्ड की पॉपुलेशन रहती है। इसके बाद आता है द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। इसका मतलब है कि सरकार के हर लेवल के एग्जिस्टेंस और अथॉरिटी को कानूनी रूप से गारंटी दी गई है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कहता है, द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
cannot be unilaterally changed by one level of government. Such changes require the consent of both the levels of government. इसका मतलब ये है कि जो हमारे संविधान के मौलिक प्रावधान हैं उसको एक तरफा नहीं बदला जा सकता, और इस तरह के चेंजेस के लिए दोनों स्तरों की सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की सहमति ज़रूरी होती है. कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. अब जो हमारे कोर्ट्स है, हमारे जुडिशरी है, उसमें इतनी ताकत है कि वो इंटरप्रेट कर सकती है कि स्टेट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या क्या जुरिस्डिक्शन है और उनके क्या क्या पावर हैं. सो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि दोनों गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होगा, मतलब किस तरह से वो अपनी आमदनी करेंगे ताकि वो अपने खर्चे पूरी तरह से आराम से चला सके, फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट हो. इसीलिए कई बार हम देखते हैं कि कुछ राज्यों में किसी पर्टिकुलर चीज़ की कीमत कुछ है और दूसरे राज्य में उसकी कीमत कुछ अलग है. तो हर एक राज्य अपने हिसाब से डिसाइड करता है कि मुझे कितना टैक्स लेना है ताकि उसके खर्चे उसमें निकल सकें. किसी भी फेडरल सिस्टम के जो मेजर ऑब्जेक्टिव होते हैं वो होते हैं टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, यानी कि जो कंट्री की यूनिटी है उसको सेफ रखना और उसको प्रमोट करना ताकि कहीं भी लड़ाई झगड़े या कोई दंगे वगैरह ना हो. दूसरी तरह है अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी. बहुत से रीजन के लोग यहाँ पे रहते हैं, अलग अलग तरह धर्म को मानने वाले, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, अलग अलग कल्चर वाले, तो उन सबको अकोमोडेट करके इकट्ठे करके चलना. देयर आर टू एस्पेक्ट्स विच आर क्रूशियल फॉर इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म, यानी कि दो एक बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जिससे हमारा फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जा सकता है. फर्स्ट है गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग. मीन्स चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों को कुछ ना कुछ एग्रीमेंट करना पड़ता है कि ठीक है हम इस रूल्स को मानकर चलेंगे. सिमिलरली दे शुड ट्रस्ट दैट दे वुड अबाइड बाय द पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट. तो दोनों को ये एक तरह से ट्रस्ट होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर कि जो हमने एग्रीमेंट किया है दोनों हम इस एग्रीमेंट को आपस में मानेंगे. अब किसी भी फेडरल सिस्टम को चलाने के लिए म्यूचुअल ट्रस्ट और एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर बहुत ज़रूरी होते हैं. अगर ये टूट जाते हैं तो फिर फेडरेशंस भी टूट जाते हैं कई बारी. इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं. अगर सपोज़ आप कोई जॉब करते हैं तो आपके एम्प्लॉयर भी कुछ शर्तें रखते हैं और आप भी कुछ शर्तें रखते हो, और जब तक आप एक दूसरे की शर्तें मानते रहते हो या उनके अनुसार चलते हो तो आपका एग्रीमेंट चलता रहता है. अदरवाइज़ आपका एग्रीमेंट टूट जाता है और आप दोनों पार्ट हो जाते हो. स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो भी पावर शेयरिंग का एक एग्रीमेंट होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द फेडरेशन टू फेडरेशन. मतलब किसी भी फेडरेशन में वो किसी अलग तरह का हो सकता है और दूसरी फेडरेशन में वो अलग तरह का हो सकता है. दिस बैलेंस डिपेंड्स मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट इन विच फेडरेशन वॉज फॉर्म्ड. तो ये देखा जाता है कि फेडरेशन फॉर्म हुई थी तो किस बेसिस पर फॉर्म हुई थी, उसी तरह से इसका एक एग्रीमेंट आगे भी चलता है. अब जैसे अगर आप एक जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट कर रहे हैं सपोज़, और पिछली जॉब में आपका एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा एम्प्लॉयर के साथ, तो शायद आप अगली जॉब में जाओगे तो वहाँ पर आपकी कुछ कंडीशन डिफर हो जाएंगी. तो सिमिलरली इट डिपेंड्स अपॉन द फेडरेशन टू फेडरेशन कि वो किस तरह का आपस में एग्रीमेंट करते हैं. There are two kinds of routes through which federations have been formed. एक है coming together, another is holding together. The first route involves independent states coming together on their own to form a bigger unit, and this kind of federation is known as the coming together. इसके एग्जाम्पल्स हैं यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया. तो इस केस में क्या होता है कि डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, वो विलिंगली आपस में मिल जाती हैं ताकि एक बड़ा यूनिट बनाया जा सके. Features of coming together federations. In this system, the independent states come together on their own to form a bigger unit. इसमें कोई भी इन स्टेट्स को कंपेल नहीं करता आपस में मिलने के लिए, लेकिन वो एक समझौते के तहत आपस में मिल जाते हैं ताकि एक बिगर कंट्री या बिगर यूनिट बनाया जा सके. Second feature is all constituent states usually have equal powers and the state enjoys certain amount of autonomy. इसका मतलब कि स्टेट्स के आपस में इक्वल पावर्स होती हैं लगभग, और उनके पास एक सर्टन अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी होती है
जिसका मीन उनके पास एक अधिकार क्षेत्र होता है कि वो बहुत सारी चीज़ें अपने आप डिसाइड कर सकते हैं। एंड द थर्ड फीचर इज दैट द एम ऑफ द फेडरेशन इज टू पूल देयर सोवरेनिटी एंड मेंटेन देयर सेपरेट आइडेंटिटी टू इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। तो इस केस के अंदर फेडरेशन जो होती हैं वो एक पूलिंग कर लेती हैं, अपना मिल जाती हैं दूसरे यूनिट्स के साथ और अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी भी मेंटेन करती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरे के साथ मिलके और वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी भी एक सिक्योर करती हैं और इनके साथ पूलिंग के साथ एक फ़ायदा होता है कि दे आर मोर सिक्योर नाउ, क्योंकि बहुत सारे पूल करके एक यूनिट बनाते हैं तो दे ऑल हेल्प ईच अदर फॉर देयर सिक्योरिटी पर्पस। And the second route is that the large country decides to divide its power between the constituent states and the national government. And this kind of route is known as the holding together federation. और इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। इस केस के अंदर क्या होता है कि एक जो लार्ज कंट्री होता है उसमें काफ़ी सारी स्टेट्स की फॉर्मेशन होती है और उसके साथ ही पावर डिवीजन भी होती है स्टेट्स और नेशनल गवर्नमेंट के बीच में। Let's see some features of holding together federations. सबसे पहला है, in this system a large country decides to divide its power between the constituent units and the national government. यानी कि जितनी भी पावर्स होती है उनको राज्यों में और नेशनल गवर्नमेंट के बीच में बांट दिया जाता है। Second feature is, in this system the central government tends to be more powerful. यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल होती है। And the third feature is that in this type of federation, there is an absence of pooling sovereignty and maintaining identity. यानी कि इसमें पूलिंग की कोई संभावना नहीं रहती और अपना पहचान बनाना भी ज़रा मुश्किल रहता है, क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी छोटे यूनिट्स होते हैं ये सब एक बड़े देश के नाम से ही जाने जाते हैं। India has emerged as an independent nation after a painful and bloody partition. Soon after independence, several princely states became a part of the country. इंडिया का जब पार्टीशन हुआ था तो दैट वाज क्वाइट पेनफुल और बहुत लोगों की डेथ हुई थी और बहुत लोगों ने माइग्रेट किया था, बहुत लोगों की प्रॉपर्टीज़ लूटी गई थी। और उसके बाद ये हुआ कि इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारी रियासतें थी हमारे पास, बहुत सारे राजा रजवाड़े थे, तो उन सबको भी इंडिया का एक पार्ट बनाया गया। The Constitution declared India as a union of states. Although it did not use the word federation, the Indian Union is based on the principle of federalism. यानी कि जब भारत का संविधान के अंदर भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है, हालांकि फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो फेडरलिज्म के ऊपर ही हैं। What makes India a federal country? कि हम इंडिया को एक फेडरल कंट्री कैसे कह सकते हैं। हालांकि इसमें यह था कि जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 2 टायर सिस्टम का प्रोविज़न था, यानी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का और दूसरा था स्टेट गवर्नमेंट का। और बाद में एक थर्ड टायर ऑफ फेडरलिज्म जो कि ऐड किया गया था वो था पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़। इनके बारे में अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। एज इन एनी फेडरेशन दीज डिफरेंट टायर्स enjoy separate jurisdiction. The Constitution clearly provided threefold distribution of legislative power between union government and the state government. तो इसका मतलब है कि फेडरेशन के अंदर चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनकी एक सेपरेट जुरिस्डिक्शन होती है और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक 3-fold यानी कि 3 तरह की लिस्ट बनाई गई हैं जिसके अंदर की यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स की अलग अलग पावर्स को दर्शाया गया है। ज्यूरिस्डिक्शन का बार बार यूज़ हो रहा है, तो लेट्स डिफाइन इट। इट्स द एरिया ओवर विच समवन हैज़ लीगल अथॉरिटी। द एरिया में बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज आर इन टर्म्स ऑफ सर्टन काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि एक ऐसा एरिया जिसके ऊपर कि आपका कानूनी अधिकार हो, चाहे वो जोग्राफिकल बाउंड्री हो सकती है कोई, या किसी भी तरह का और कोई सब्जेक्ट हो सकता है जिसके ऊपर आप उसका आपका अधिकार हो। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है लेजिस्लेटिव पावर का,
बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो उसके अकॉर्डिंगली 3 लिस्ट बनती हैं। फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट, सेकंड इज स्टेट लिस्ट एंड थर्ड इज कॉन्करेंट लिस्ट। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि यूनियन लिस्ट में क्या है। इट इंक्लूड्स द सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, communication and currency. Now these matters are included in this as it needs a uniform policies throughout the country. देखिए, अगर डिफेंस जैसे है, डिफेंस में अगर कहीं पे भी कोई वॉर होती है या बाहर से अटैक होता है तो उसके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी एक रहेगी, चाहे वो किसी भी राज्य में हो। सिमिलरली अगर फॉरेन अफेयर्स, हमारा किसी भी कंट्री के साथ कोई रिलेशन रखना है तो वो किसी स्टेट का नहीं होता, वो पूरे कंट्री का होता है। सिमिलरली करेंसी और बैंकिंग और कम्युनिकेशन की पॉलिसीज भी ऑल ओवर कंट्री एक जैसी रखनी पड़ती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। यानी कि इसमें राज्य सरकार दखलंदाजी नहीं कर सकते, सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि इन सब्जेक्ट्स के ऊपर कोई भी लॉ बना सके। अर्लियर देयर वर ओनली 97 सब्जेक्ट्स बट प्रेजेंटली इट इंक्लूड्स 100 सच सब्जेक्ट्स। तो 97 से बढ़कर इसमें 100 सब्जेक्ट्स ऐड कर दिए गए हैं। चलिए अब देखते हैं स्टेट की लिस्ट। इट कंटेन्स सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, क्योंकि ये सारा एक लोकल गवर्नमेंट ही देख सकती है कि उसको अपने राज्य में इस सब को कैसे मेंटेन करना है। Similarly, the state government alone can make laws relating to the subject mentioned in the state list. इस केस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती और स्टेट गवर्नमेंट ही अपने सारे लॉज को फॉर्मुलेट कर सकती है इन सब्जेक्ट्स के ऊपर। अर्लियर देयर वर 66 सब्जेक्ट्स बट प्रेजेंटली इट इंक्लूड्स 61 सच सब्जेक्ट्स। तो इसमें से, इनकी लिस्ट में से 5 सब्जेक्ट्स को हटा दिया गया है। एंड नेक्स्ट इज कॉन्करेंट लिस्ट। It includes subjects of common interest to both the union government as well as the state governments, such as education, forest, trade unions, marriage, adoption and succession. तो इन सब मैटर्स के अंदर स्टेट का भी और यूनियन गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट होता है, तो इसके बारे में दोनों अपने अपने लॉज बना सकते हैं। Both the union and the state government can make laws on the subjects mentioned in the list. If their laws conflict with each other, the law made by the central government will prevail. लॉ दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए हुए लॉ को प्रिवेल किया जाएगा, उसको रखा जाएगा, उसको माना जाएगा। अर्लियर देयर वर 47 सब्जेक्ट्स बट प्रेजेंटली इट इंक्लूड 52 सब्जेक्ट्स, यानी कि इसमें 5 सब्जेक्ट्स की बढ़ोतरी हो चुकी है। विच सब्जेक्ट्स हैव बीन शिफ्टेड फ्रॉम स्टेट टू कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि स्टेट के लिस्ट से 5 जो सब्जेक्ट्स थे वो कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्ट कर दिए गए हैं। द 42nd अमेंडमेंट वॉज एनेक्टेड इन 1976, recognizing the 7th amendment to ensure that the subject of state lists such as education, forestry, wildlife and bird protection and the administration of justice and weights and measure were transferred to concurrent list. ये जो 5 सब्जेक्ट हैं ये स्टेट लिस्ट से हटकर कॉन्करेंट लिस्ट में आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों इसके ऊपर बदलाव कर सकते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अराइज होते हैं, उन सब सब्जेक्ट्स को एक रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स में ऐड कर दिए, इस लिस्ट में ऐड किया गया है। सो अंडर द आर्टिकल 248 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्लियामेंट मेक्स लॉज ऑन द सब्जेक्ट like space technology, cyber law and computer technology. So ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये सारे के सारे रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स माने गए हैं और इस लिस्ट में ऐड किए। Most federations that are formed by the holding together do not give equal powers to its constituent units. Thus, all states in the Indian Union do not have identical powers. इसका मतलब है कि जितनी भी स्टेट फॉर्मेशन होती है होल्डिंग टुगेदर के अंदर, उनके अंदर सेम पावर्स नहीं दी जाती उनको, कुछ में कम और कुछ में ज़्यादा होती। कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस दिया गया है जिसके अंदर की आर्टिकल 371 और 371A के तहत महाराष्ट्र और नागालैंड के कुछ एरियाज को स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं।
जैसा कि आपको याद होगा कि पहले जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी आर्टिकल 370 था, और आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंगली बहुत सारी फैसिलिटीज़ जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को मिली हुई थी। जैसे कि कोई भी बाहर के लोग वहाँ पर जाकर अपनी ज़मीन नहीं खरीद सकते, कोई भी अपना वहाँ पे व्यापार नहीं एस्टेब्लिश कर सकते। लेकिन अब वो ख़त्म हो गया है, तो उससे अब यह है कि मूवमेंट वहाँ पे शुरू हो गई है। There are some units of Indian Union which enjoy very little power. These are areas which are too small to become an independent state, but which could not be merged with any of the existing states. These areas like Chandigarh or Lakshadweep or the capital Delhi are called Union Territories. इसका मतलब है कि हमारे भारत के अंदर कुछ ऐसी इकाइयाँ भी हैं जिनके पास बहुत ही कम शक्तियाँ प्राप्त हैं। ये ऐसे एरियाज़ हैं जो कि इंडिपेंडेंट रूप से स्टेट नहीं बन सकते, क्योंकि वो काफ़ी छोटे हैं और ना ही उन्हें किसी राज्य में विलय किया जा सकता है या उनको ऐड किया जा सकता है। तो ये एरियाज जैसे हैं, इनमें से कुछ हैं चंडीगढ़, लक्षद्वीप और दिल्ली। इनको हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेश। These union territories do not have powers of a state. The central government has special powers in running these areas. यानी कि इन जो यूनियन टेरिटरीज के पास स्टेट जितनी पावर नहीं होती। जो स्टेट्स की सब्जेक्ट लिस्ट में होती है वो उनमें से बहुत सारी पावर्स इनके पास नहीं होती है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर्स होती हैं कि वो इन यूनियन टेरिटरीज को रन कर सके। ये देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये बच्चा पूछ रहा है। If agriculture and commerce are state subjects, why do we have ministers of agriculture and commerce in the union cabinet? Question बहुत अच्छा है। Let's see इसका आंसर क्या होगा। The first reason can be agriculture and commerce have more significance in terms of the Indian economy. यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से कृषि और वाणिज्य का बहुत महत्व है। And the second reason could be these two subjects are two major determinants while considering annual national gross domestic product. इसका मतलब ये है कि जब भी हम जीडीपी की कैलकुलेशन करते हैं तो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं उसके अंदर। एंड द थर्ड रीजन इज दैट दीज टू सेक्टर्स रिक्वायर ए डिसेंट क्वालिटी एडमिनिस्ट्रिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर एग्जीक्यूशन इन द लोकल, रीजनल, नेशनल एंड ग्लोबल मार्केट। अगर सिंपल वे में कहें तो इन दोनों एरियाज़ को देखने के लिए नेशनल लेवल पे या लोकल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत ही मींस डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है। इसलिए ज़रूरी होता है कि इसको यूनियन कैबिनेट का एक मिनिस्टर गवर्न करे। हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड? द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया इज एट्रीब्यूटेड टू इट्स नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। अब इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसको हम डेमोक्रेटिक वे से ही डील करते हैं। वही एक मेन कारण है कि इंडिया के अंदर फेडरलिज्म की प्रैक्टिस हो रही है या प्रॉपरली वो चल रहा है। लेट्स नो सम ऑफ द मेजर वेज इन विच फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस इन इंडिया। चलिए कुछ जानते हैं ऐसे तरीके जिससे कि इंडिया के अंदर फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया जाता है या चलता है। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे लिंग्विस्टिक स्टेट्स। एक्चुअली लिंग्विस्टिक क्या है? दैट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए लैंग्वेज। The creation of linguistic states was the first and major test for democratic politics in India. इंडिपेंडेंस के बाद लिंग्विस्टिक बेस के ऊपर सब स्टेट्स को बांटना एक बहुत बड़ा चैलेंज था इंडिया के लिए। From 1947 to 2017, many old states have vanished and many new states have been created. पहले कुछ स्टेट जैसे कि बीकानेर स्टेट थी, बड़ौदा स्टेट थी, भोपाल स्टेट था, जूनागढ़ स्टेट था, लेकिन अब ये स्टेट्स नहीं है। अब ये किसी ना किसी स्टेट का पार्ट है। उत्तराखंड एक नई स्टेट थी जो कि 9 नवंबर 2000 को क्रिएट की गई थी, और सिमिलरली तेलंगाना जो कि लेटेस्ट एग्जांपल है 2 जून 2014 को क्रिएट की गई थी। एरिया बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ द स्टेट्स हैव बीन चेंज्ड। सम स्टेट्स हैव बीन हु स्पीक द सेम लैंग्वेज। These states are known as the linguistic states. कई राज्यों के एरियाज, बाउंड्रीज और नाम बदले गए और कुछ ऐसे राज्यों की भी स्थापना हुई जहां एक ही भाषा बोलने वाले रहते थे
और इनको हम लिंग्विस्टिक स्टेट भी कह सकते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है। उड़ीसा के अंदर उड़िया भाषा बोली जाती है। कर्नाटका के अंदर कन्नड़ा भाषा बोली जाती है। केरला के अंदर मलयालम, गुजरात के अंदर गुजराती, महाराष्ट्र के अंदर मराठी और पंजाब के अंदर पंजाबी बोली जाती है। तो ये सारी की सारी कौन सी है? लिंग्विस्टिक स्टेट। In 1947, the boundaries of several old states of India were changed in order to create new states. This was done to ensure that the people who spoke the same language lived in the same state. 1947 के बाद बहुत सारे स्टेट्स की बाउंड्रीज चेंज कर दी गई थी और नई स्टेट्स कुछ बनाई गई थी लैंग्वेज के बेस के ऊपर, जिसका मेन पर्पस ये था कि एक तरह की लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक जगह रह सकें। Some states were created not on the basis of language, but to recognize differences based on culture, ethnicity, or geography. These states include Nagaland, Uttarakhand, and Jharkhand. यानी कि कुछ ऐसे स्टेट्स की भी स्थापना हुई थी जो सिर्फ लैंग्वेज के ऊपर बेस नहीं थे, बल्कि उनके कल्चर किस तरह का है, उनका रहन सहन कैसा है, वहाँ पे जोग्राफिकल कंडीशंस कैसी हैं, उसके बेस के ऊपर भी स्टेट्स की स्थापना हुई थी। इनके एग्जाम्पल हैं नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। लैंग्वेज पॉलिसी। सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी। हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। बिसाइड हिंदी there are 21 other languages recognized as scheduled languages by the constitution. अब सेकेंड टेस्ट जो इंडियन फेडरेशन के पास था वो था लैंग्वेज पॉलिसी। तो इसके अंदर हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज चुना गया और हिंदी के अलावा 21 और भाषाओं को भी रिकॉग्नाइज किया गया एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस एंड गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट। इसका मतलब कि स्टेट्स के पास भी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है और जो भी सरकारी कामकाज होता है वो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज में होता है। A candidate in an examination conducted for the central government positions may opt to take the examination in any of these languages. यानी कि जो भी हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं उनमें से किसी भाषा में भी कोई भी कैंडिडेट एग्जामिनेशन दे सकता है, जबकि पोजीशन वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। According to the constitution, the use of English for official purpose was to stop in 1965. However, many non-Hindi speaking states demanded that the use of English continue. हमारे संविधान के अनुसार 1965 में हमने इंग्लिश का प्रयोग बंद कर देना था, लेकिन बहुत सारी ऐसी स्टेट्स थी जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती थी, तो उन्होंने ये डिमांड किया कि इंग्लिश जो है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। इन तमिलनाडु दिस मूवमेंट टुक ए वायलेंट फॉर्म। The central government responded by agreeing to continue the use of English along with Hindi for official purposes. इंग्लिश को बंद करने के क्वेश्चन के ऊपर तमिलनाडु के अंदर बहुत ही वायलेंट मूवमेंट हुए और इसके रिस्पांस में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बात के लिए एग्री किया कि हिंदी को ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज़ करने के साथ साथ हम इंग्लिश को भी कंटिन्यू करेंगे। बहुत लोगों ने सोचा कि ये जो फेवरिज्म है ये कुछ एलीट लोगों को दिया गया है जो कि इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन हिंदी का प्रमोशन करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिसी है और ये पॉलिसी अभी तक भी चलती जा रही है। आज की डेट में भी अगर हम देखें तो बहुत सारे सरकारी दफ्तरों में हिंदी में काम होता है और वहाँ पे एक हिंदी सेक्शन अलग से खुला हुआ है जहाँ पे लोगों को बुलाकर हिंदी की जानकारी दी जाती है। सेंटर स्टेट रिलेशंस। Restructuring the center-state relations is one more way in which federalism has been strengthened in practice. ये कहें कि केंद्र और राज्य के संबंधों का पुनर्गठन एक और तरीका है जिससे व्यवहार में फेडरलिज्म को मजबूत किया जा सकता है, यानी कि दोनों को एक तरह से री एनर्जाइज होके अपने रिलेशंस को अच्छा करना है जिससे कि फेडरलिज्म हमारा स्ट्रेंथन हो। If no single party gets a clear majority in the Lok Sabha, the major national parties can alliance with many parties
including several regional parties, to form a government at the center. अगर लोकसभा के चुनावों के अंदर किसी भी सिंगल पार्टी को, जो कि मेजर नेशनल पार्टी हो, उसको मेजॉरिटी नहीं मिलती, तो वो छोटी पार्टियों के साथ या रीजनल पार्टियों के साथ गठजोड़ कर लेती हैं सेंटर में गवर्नमेंट फॉर्मेशन की. This led to a new culture of power sharing and respect for the autonomy of state government. ये एक तरह से नई व्यवस्था थी पावर शेयरिंग के लिए, और इससे यह है कि जो स्टेट गवर्नमेंट या रीजनल पार्टीज होती हैं उनको भी एक रिस्पेक्ट मिलती है. When the ruling party at the state level was different, the parties that ruled at the center tried to undermine the powers of the states. कई दफ़ा ये देखा गया है कि जब स्टेट में और सेंटर के अंदर दोनों अलग अलग पार्टीज का रूल हो, तो सेंटर जो है वो स्टेट्स की पावर को थोड़ा सा अंडरमाइन करता है. इन दोज डेज द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट्स दैट वर कंट्रोल्ड बाय द राइवल पार्टीज. दिस अंडरमाइंड द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म. कई दफ़ा देखा गया है कि इस तरह की गवर्नमेंट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज़ करके स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करती थी, जो कि उसकी राइवल पार्टी द्वारा चलाई जा रही थी या उनको गिरावे देती थी, और इससे जो स्पिरिट जो फेडरलिज्म की है वो गिरती है, बिल्कुल उसका लेवल गिर जाता है. ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990. दिस पीरियड saw the rise of regional political parties in many states of the country. This was also the beginning of the era of the coalition governments at the center. 1990 के बाद ये काफ़ी कुछ चेंज हो गया, क्योंकि उस पीरियड के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो कि रीजनल पार्टीज थी वो स्टेट में आ गई, मीन्स उनकी स्टेट में पावर आ गई, और इसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी एक तरह से कोalition गवर्नमेंट बननी शुरू हो गई. अब आपको मैं एक छोटी सी टास्क देता हूँ. आप लोग कुछ रीजनल पार्टीज और कुछ कोalition पार्टीज की लिस्ट बनाकर मुझे कमेंट में दो. लेट मी सी किसका ठीक है किसका गलत है, और फिर मैं आपको कमेंट्स में से उसका जवाब भी दूंगा. कोalition गवर्नमेंट, ए गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय कमिंग टुगेदर ऑफ एट लीस्ट टू पॉलिटिकल पार्टीज. यूजुअली पार्टनर्स इन कोalition फॉर्म ए पॉलिटिकल अलायंस एंड अडॉप्ट ए कॉमन प्रोग्राम. तो कोalition गवर्नमेंट जो होती है उसके अंदर एटलीस्ट 2 पार्टीज तो होनी चाहिए, और उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, कई बार 5, 6, 7 भी हो सकती हैं, और ये सब लोग मिलकर एक पॉलिटिकल अलायंस बनाते हैं और इनका एक कॉमन एजेंडा होता है, उसको ये अडॉप्ट करके और गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करते हैं. डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया. सो पहले ये देखते हैं कि व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन. When the power is taken away from the central and state governments and given to the local government, it is called decentralization. यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स की कुछ पावर्स लोकल बॉडीज को दे दी जाती हैं, तो इसको हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं. As we know that federal governments have 2 or more tiers of government, but India cannot run only through these 2 tiers. मतलब फेडरल गवर्नमेंट के पास 2 या 2 से ज़्यादा लेवल हो सकते हैं गवर्नमेंट के, लेकिन इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, इसलिए 2 टायर्स के ऊपर नहीं चल सकते. मनी स्टेट्स इन इंडिया आर लार्जर एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ द यूरोप. इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन, उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन इज अप्रॉक्सीमेटली 23.5 करोड़, whereas Russia's population is 14.5 crore. Maharashtra is having more population than Germany. तो इस तरह हम देख सकते हैं कि हमारे बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो कि एक पूरे इंडिपेंडेंट कंट्री से भी बड़े हुए हैं. उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन रशिया से ज़्यादा है, महाराष्ट्र की पॉपुलेशन जो है जर्मनी से भी ज़्यादा है. मैनी ऑफ दीज स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स. देयर इज दस ए नीड फॉर पावर शेयरिंग विद इन दीज स्टेट्स. हमारे स्टेट्स बहुत तरह से बटे हुए हैं, कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन, तो इसलिए उनके बीच तक पहुंचने के लिए हमें एक ऐसी पावर शेयरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो कि स्टेट्स से भी छोटे लेवल पर हो. फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर tier ऑफ गवर्नमेंट बिलो दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स. दिस इज द रैशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. एक्चुअली इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है और इसकी फेडरल पावर शेयर करने के लिए ज़रूरी है कि स्टेट गवर्नमेंट के नीचे भी कोई गवर्नमेंट हो
ताकि वो लोकल लेवल की प्रॉब्लम देख सकें। दस रिजल्टेड ए थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट। क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, इसलिए हमें एक थर्ड टायर जो कि लोकल गवर्नमेंट है उसकी भी जरूरत पड़ी। When power is taken away from the central and state government and given to the local government, it is called decentralization। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। A major step towards decentralization was taken in 1992. The constitution was amended to make the third tier of democracy more powerful and effective. Here are the key features of three-tier democracy. First is, it is constitutionally mandatory to hold regular elections to local bodies, other local government bodies. 1992 में मेजर स्टेप्स लिए गए डिसेंट्रलाइजेशन के लिए और इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करके थर्ड टायर को ज़्यादा पावरफुल और इफेक्टिव बनाया गया। इसमें कुछ फीचर्स जैसे हैं कि इसको अब ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी हो गया था, ज़रूरी हो गया था कि रेगुलर इलेक्शंस हों लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के। Second point is that seats are reserved in the elected bodies and executive heads of these institutions for the scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes. Local bodies के अंदर भी कुछ सीटें रिजर्व की गई हैं जो सिर्फ scheduled caste, scheduled tribes और other backward classes के लिए ही हैं। And the third point is that at least 1/3 of all positions are reserved for women. और 1/3 सीटें वो हमेशा वुमेन के लिए रिजर्व रहती हैं इसके अंदर लोकल बॉडीज। स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शंस। यानी कि हर स्टेट के अंदर एक इलेक्शन कमीशन बनाया गया है जो कि पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शंस को सुचारू रूप से करवाता है। And the fifth point is that the state governments are required to share some powers and revenue with the local government bodies. The nature of sharing varies from state to state. State government अपनी कुछ powers और कुछ revenue यानी कि पैसे local government bodies को share करती हैं और ये सारा डिपेंड करता है state to state कि वो कितना बजट उनको allocate करती हैं। Now let us discuss the reasons for decentralization. India is a big country, so it is essential to have an elected government at the local level. Second is, local people have better knowledge of their local problems. And third is, local people have better ideas of where to spend money and how to manage things more effectively. हमारा इंडिया एक बहुत बड़ा देश है और ये बहुत ज़रूरी है कि लोकल लेवल पर भी जो है वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि लोकल लोगों को वहाँ अपनी लोकल प्रॉब्लम्स की ज़्यादा नॉलेज होती है, बजाय कि कोई बाहर से आके उनकी प्रॉब्लम को एनालाइज करे। लोकल पीपल को ये आइडिया होता है कि अगर उनके पास एक बजट है या उनके पास कुछ पैसे हैं तो उनको किस तरह से मैनेज किया जाए, पहले कहाँ खर्चा किया जाए, उसके बाद कहाँ खर्चा चाहिए, तो वो एक प्रॉपरली तरीके से उसको मैनेज कर पाते हैं। कॉमन सिटीजन कैन बी इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कंसर्निंग देयर नीड्स एंड हाउ टू प्लान डेवलपमेंट। इस लोकल गवर्नमेंट के अंदर हर कॉमन सिटीजन भी अपनी प्रॉब्लम को बता सकता है, डिस्कस कर सकता है गांव के अंदर, और उस हिसाब से गांव की पंचायत या गांव की जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ है वो डिसीजन ले सकते हैं कि हमें इसमें किस तरह से डेवलपमेंट करनी है और अपना खर्चा हमें कैसे मैनेज करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज, पीपल कैन अप्रोच अ लोकल गवर्नमेंट फॉर सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम ईजिली एंड क्विकली। इसका रीज़न ये है कि वहाँ पे सब लोग लोकली रह रहे होते हैं और सब लोग ऑलमोस्ट एक दूसरे को जानते हैं और उनके लिए उनको अप्रोच करना काफ़ी ईजी होता है, बजाय कि ये कि अगर किसी गवर्नर से मिलना हो, चीफ मिनिस्टर से मिलना हो या किसी यूनियन मिनिस्टर से मिलना हो तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो लोकल गवर्नमेंट के पास लोग आराम से जा सकते हैं और उनसे डे टू डे प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, लोकल गवर्नमेंट्स एट ग्रास रूट लेवल इंश्योर स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ द डेमोक्रेसी। यानी कि अगर इसको हम कहें कि ज़मीनी स्तर पर जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं वो लोकतंत्र की स्थिरता, शक्ति और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करती है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज रूरल लोकल गवर्नमेंट, पॉपुलरली नोन बाय द नेम पंचायती राज। सो रूरल गवर्नमेंट में इसको हम पंचायती राज के नाम से जानते हैं। इसमें फर्स्ट है ग्राम पंचायत। इट इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द एंटायर विलेज। किसी भी एक विलेज के अंदर एक ग्राम पंचायत होती है जिसके अंदर 5 मेंबर होते हैं और एक उसमें सरपंच होता है। सेकेंड इज पंचायती समिति। A few gram panchayats are grouped together to form what is usually called a panchayat samiti or a block or mandal.
इसमें कुछ ग्राम पंचायतों को अगर ग्रुप में कर दिया जाए, कई बार कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो कि एक पंचायत नहीं ले पाती, तो उसमें एक महापंचायत बैठती है, मीन्स 4-5 गांवों की मिलके एक पंचायत बैठती है और वो उसके ऊपर डिसाइड करते हैं। उसके बाद आता है जिला परिषद। ऑल दी पंचायत समिति या मंडल इन ए डिस्ट्रिक्ट टुगेदर फॉर्म द जिला परिषद। तो जिला परिषद एक बड़ा समूह है जिसके अंदर बहुत सारी पंचायत और बहुत सारी समितियाँ मिलकर आती हैं, तो उसको हम जिला परिषद बोलते हैं। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि सबसे पहले ग्राम पंचायत होती है जो कि विलेज लेवल पर होती है, उसके बाद पंचायत समितिज होती हैं जो कि ब्लॉक लेवल पर होती हैं, और जिला परिषद होती हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं ग्राम पंचायत। रूरल गवर्नमेंट इज आल्सो नोन एज ए पंचायती राज। ईच विलेज आर ग्रुप ऑफ विलेजेस इन सम स्टेट हैज अ ग्राम पंचायत। तो एक सबसे जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट होती है उसको हम पंचायती राज या ग्राम पंचायत बोल देते हैं, और हर एक विलेज के अंदर, हर एक स्टेट्स के अंदर जो छोटे छोटे विलेज हैं उनके अंदर एक ग्राम पंचायत होती है। दिस इज ए काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स ऑफन कॉल्ड पंच एंड द प्रेसिडेंट आर ए सरपंच। तो डिफरेंट वार्ड्स के अंदर इनको बांटा होता है, जहाँ पे जो कुछ चुने हुए लोग उसके अंदर पंचायत के अंदर आते हैं, और इनका जो हेड होता है उसको प्रेसिडेंट या सरपंच बोलते हैं। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन विलेज और वार्ड। तो एडल्ट पॉपुलेशन यानी कि जो भी 18 साल से ऊपर है वो इस वोटिंग के अंदर हिस्सा लेते हैं, और ये लोग उनके द्वारा ही चुनकर आते हैं। ग्राम पंचायत इज अ डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। सारे विलेज में कोई भी जो छोटे छोटे मामले होते हैं उसका डिसीजन ग्राम पंचायत ही करती है। हाँ, लेकिन अगर कोई ग्राम पंचायत के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो अगले लेवल पर भी जा सकता है। Now let's see what is Gram Sabha. Gram Sabha includes all the adult people of the village. It has to meet at least twice or thrice in a year. It evaluates and reviews the performance of the Gram Panchayat. It supervises the work done by the Gram Panchayat. It approves the annual budget of the Gram Panchayat. ग्राम सभा और कुछ नहीं बल्कि कुछ लोग इकट्ठे होकर एक मीटिंग करते हैं, और इस तरह की मीटिंग लगभग 2 या 3 दफ़ा होती है एक गांव में एक साल के अंदर। और यहाँ पे लोग ग्राम पंचायत के काम को इवेल्यूएट करते हैं, रिव्यू करते हैं कि किस तरह का काम हो रहा है या नहीं हो रहा, और कुछ काम जो ग्राम पंचायत के द्वारा चालू किए जाते हैं उनको वो सुपरवाइज भी करते हैं, मीन्स उनको देखते हैं कि ये प्रॉपरली चल रहा है या नहीं चल रहा, और टाइम पे ख़त्म होगा या नहीं होगा। सिमिलरली एक ग्राम पंचायत जो कि बजट वहाँ पे बताती है, अपना एनुअल बजट, उसको भी ये लोग सब अप्रूव करते हैं कि ये बजट ठीक है या नहीं ठीक, या उसमें कुछ चेंजेस चाहिए या नहीं चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पंचायत समिति। द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। इफ few gram panchayats are grouped together to form what is usually called the panchayat smiti or block or mandal. The members of this representative bodies are elected by the पंचायत मेंबर्स ऑफ दैट एरिया। पंचायत समिति जो है एक्चुअली वो एक लोकल गवर्नमेंट का ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाता है। इसका मतलब है कि कुछ ग्राम पंचायत वो ग्रुप करके एक समिति बना लेती हैं, या एक पंचायत बना लेती हैं, या एक ब्लॉक बना लेती हैं, एक मंडल बना लेती हैं, जिसको हम पंचायत समिति बोलते हैं। इसके जो मेंबर्स होते हैं वो डिफरेंट पंचायत मेंबर्स जो उन एरियाज़ के होते हैं उन द्वारा चुने जाते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस जिला परिषद। ऑल द पंचायत समितिज आर मंडल्स इन द डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद। यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी पंचायत हैं, पंचायत समितिज हैं, मंडल्स हैं, सबको मिला के क्या बनता है? जिला परिषद। Most members of Zilla Parishad are elected. Members of Lok Sabha and MLA of that district and some other officials of the other district level bodies are also the members. तो इसमें सारे जितने मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, और कुछ लोकसभा और एमएलए जो होते हैं वो भी इसके मेंबर्स होते हैं, और कुछ अदर डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल्स भी वो भी इसके मेंबर्स होते हैं। जिला परिषद चेयरपर्सन इज ए पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। तो उनका जो भी हेड होता है, चेयरपर्सन होता है, वो एक तरह से पॉलिटिकल हेड होता है उस जिला परिषद का। नाउ लेट्स रीड व्हाट आर म्युनिसिपैलिटीज। एज ग्राम पंचायत इज फॉर रूरल एरियाज, सिमिलरली वी हैव म्युनिसिपैलिटीज फॉर अर्बन एरियाज। एक्चुअली जिस तरह से ग्राम पंचायत रूरल एरियाज के लिए होते हैं, उसी तरह अर्बन एरियाज के लिए म्युनिसिपैलिटीज होती हैं।
बिग सिटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, और इसी तरह बिग सिटीज के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती हैं। बोथ म्युनिसिपैलिटीज एंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो जिस तरह हमारे लोकसभा के अंदर या विधानसभा के अंदर चुनाव किए जाते हैं, इसी तरह इनके भी चुनाव होते हैं, और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। द म्युनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्युनिसिपैलिटी, whereas in a municipal corporation such an officer is called mayor। तो म्युनिसिपैलिटी के जो हेड होते हैं वो म्युनिसिपल चेयरपर्सन होते हैं, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इज हेडेड बाय मेयर। चलिए अब देखते हैं कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और म्युनिसिपैलिटीज के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, इट इज एस्टेब्लिश फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेजर सिटीज सच एज दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई एंड सो ऑन। Whereas municipalities, it is established for the administration of small towns and smaller cities। यानी कि म्युनिसिपैलिटी की रेंज जो है छोटे शहरों तक ही सीमित है। सेकेंड पॉइंट इज सेम फॉर बोथ, इट इज एस्टेब्लिश इन द स्टेट्स बाय एक्ट्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड इन द यूनियन टेरिटरीज बाय द एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि राज्यों में ये राज्य विधानमंडल और यूनियन टेरिटरीज में ये पार्लियामेंट के एक्ट के अकॉर्डिंगली एस्टेब्लिश की जाती हैं। And the third point is municipal corporations, they have more power and resources, where in the case of municipalities they have lesser power and fewer resources। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास ज़्यादा पावर होती है और रिसोर्सेज भी ज़्यादा होती हैं। इसका एक रीज़न है कि इनका गवर्नेंस जो है वो एक लार्जर एरिया के अंदर होता है, वेयर एज म्युनिसिपैलिटीज़ के पास पावर थोड़ी कम होती है और रिसोर्सेज भी कम होते हैं, क्योंकि इनका वर्किंग एरिया एक स्मॉल टाउन या स्मॉल सिटी होता है। And the fourth point is that municipal corporation, it directly deals with the state government, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट से सीधा सीधा संपर्क में रहती है। सेकेंड इज म्युनिसिपैलिटी, इट वर्क्स विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। म्युनिसिपैलिटी की पहुंच जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक होती है। इन केस ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दे आर इन चार्ज ऑफ पब्लिक वर्क्स, एजुकेशन, हेल्थ, टैक्सेशन एंड फाइनेंस among other things, and make decision in their respective fields। Whereas in case of municipalities, they are in charge of public works, education, health, taxation and finance among other things। अगर देखा जाए तो दोनों का वर्किंग एरिया ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यह है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक बड़े शहर के अंदर काम करती है और म्युनिसिपैलिटीज जो है छोटे शहर या टाउन्स में काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज मेड अप ऑफ 3 अथॉरिटीज, द काउंसिल, द स्टैंडिंग कमेटी एंड द म्युनिसिपल कमिश्नर। और इस तरह म्युनिसिपैलिटी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ द 3 अथॉरिटीज, द काउंसिल, द स्टैंडिंग कमेटी एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपैलिटी दोनों ही 3 अथॉरिटी से बनी होती है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर काउंसिल है, स्टैंडिंग कमेटी है और म्युनिसिपल कमिश्नर है, जबकि म्युनिसिपैलिटीज के अंदर काउंसिल, स्टैंडिंग कमेटी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। In the case of municipal corporation, the council is headed by a mayor who is assisted by a deputy mayor, whereas in the case of municipalities, the council is headed by a president or a chairman and assisted by a vice president or vice chairman। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के केस के अंदर मेयर इसको हेड करते हैं और उनको असिस्ट करते हैं डिप्टी मेयर, जबकि म्युनिसिपैलिटीज के अंदर इसको हेड करते हैं प्रेसिडेंट या चेयरमैन और उनको असिस्ट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट या वाइस चेयरमैन। आई होप आपको ये लेसन पूरी तरह से समझ आ गया होगा, और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है या कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहें तो कमेंट्स में लिख दें, मैं उसका रिप्लाई करूंगा आपको। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।